नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। जैसे कि साथियों, आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डीए-एचआरए के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में प्रदेश के 5 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी साथी, अधिकारी साथी और शिक्षक साथी सड़कों पे लामबंद हैं। और हम आज उपस्थित हैं महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक में और यहाँ पर हम समझ लेते हैं इनके दुख दर्द को हम सरकार तक भी और आम जनता तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता अभी तक जागरूक नहीं हुई है। उन लोगों को पता तक नहीं है किस मुद्दे को लेकर लड़ाई चल रही है। तो आज सभी चीज़ों पर कन्फ्यूजन दूर भी हो जाएगा आपका। और हमारे साथ कई सारे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं अलग अलग विभागों से, तो इनसे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी साथियों का, आप सभी कर्मचारी परिवारों का हमारे यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। नमस्कार सर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप वरिष्ठ हैं, यहीं से मैं शुरू करूँगा। किस लिए आप काम धंधा छोड़कर, परिवार को छोड़कर यहाँ पर सड़कों पर लामबंद हैं? आज 5वां दिन हो चुका है, 22 तारीख से आप यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वजह क्या है? वजह है हमारा जो है डीए 34% डीए नहीं दे रहा है, पेंशन वालों को 17%, रेगुलर नियमित कर्मचारियों को 22% और सब समूचे कर्मचारियों को 34%। ये समतुल्य होने चाहिए। महंगाई तो सबके लिए बराबर होता है। एक बाजार, एक महंगाई, एक डीए, ये कहना है आपका साफ साफ। और सर, छत्तीसगढ़ में तो दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर 4-5 अलग अलग डीए चल रहा है। एचआरए की बात तो छोड़िए, आप लोग एरियाज की बात को भी भूल जाइए। अभी डीए की लड़ाई चल रही है और 4-5 अलग अलग डीए दिया जा रहा है। आप तो बुजुर्ग हैं, आप शासन प्रशासन के सभी कामों को बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं। क्या इससे पहले आप लोग डीए-एचआरए को आंदोलन पर किए थे, हड़ताल किए थे इसके लिए? आज से पहले डीए-एचआरए के लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन ये जो है ना आंदोलन डीए के लिए कभी नहीं हुआ था, लेकिन डीए और एचआरए के लिए आंदोलन किया जा रहा है और नियमित किया जा रहा है। अगला सवाल आपसे है सर, यहाँ पर जैसे आप लोगों का संगठन है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में 90 से भी ज़्यादा संगठन है और इसकी अगुवाई पूरे प्रदेश स्तर पे हो रही है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सरकार जो है वो महासंघ, जिसमें 2-3 संगठन आपस में जुड़े हुए हैं, मैं किसी के नाम लेना नहीं चाहता, वो कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, लेकिन आपको ना बुलाकर उनको बुलाकर फिर 6% डीए में ये सहमति कैसे बन गई? वो सरकार जाने कैसे सहमति बनाई, जो बाकी उनको अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ छत्तीसगढ़ अधिकारी फेडरेशन का जो है 90 से अधिक बैनर तले सब यहाँ हड़ताल आंदोलनरत हैं और सरकार जो है हमेशा उनको हल्का मतलब 6% में या बहुत ही कम में ठग दूं करके इस प्रकार से ठगी किए हैं वो। और हमारे जो उन लोग हैं ज़बरदस्ती 6% का पाके अपना ले आए, ये अच्छी बात नहीं है होने का। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जनता हमारे साथ है, जानते हैं कि सत्य और असत्य क्या है, जिसमें मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी नाराज़ हों और पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी जब एक बैनर तले एक मंच पर हों तो कुछ न कुछ मतलब सच्चाई की राह पर चल रहे होंगे करके। तो वो जो आप जो बोल रहे थे महासंघ वाले, वो ज़रूर मतलब 1% हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सर, संदेश यही देना चाहूँगा कि भूपेश सरकार जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा कर दे। हमें भी हमारे स्कूल के बच्चे याद आ रहे हैं, हमारी पढ़ाई पीछे होते जा रही है। हम जितना जल्दी हमको सरकार डीए देगी, हमारी मांग को पूरा करेगी, हम अपने कर्तव्य पथ पर जाएंगे। उन लोगों का अभी जब हड़ताल में हमने समय जो बर्बाद किया है उसको भी कवर करके हम उनको स्थायी धारा पर ले आएंगे। एक सवाल आपसे है सर, अभी केंद्र में जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है उसकी माने, खैर अभी इसकी तो कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन 34% जो डीए था वो बढ़कर 38% हो चुकी है। आप लोगों को पता होगा, मैंने भी इसको चलाया था और बाकायदा 2 महीने का एरियर्स भी दिया जा रहा है। AICPI इंडेक्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसके आधार पर सरकार ने 38% बढ़ा दिया है और यहाँ पर लड़ाई जो है वो 34% की मांग को लेकर चल रही है। तो क्या इससे फिर छत्तीसगढ़ शासन पीछे नहीं हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी? नहीं, हम लोग अभी से 38% के लिए चालू कर दी है लड़ाई। अच्छा। और हम लोगों को जैसे पेंशनर लोगों को 2 ऑर्डर अभी जारी किया है, एक हिंदी में 1/5/21 से और दूसरा इंग्लिश में 1/5/22 से। नहीं मालूम 1/5/23 से देगा कि नहीं देगा, कोई पता नहीं है। अभी आप पूछ रहे थे 2-3 फेडरेशन जो हैं वो आप कैसे सहमत हो गए हैं। वो लोग बिकाऊ हैं, उनके नेता वो लोग बिका गए हैं और अपने अधीनस्थ लोगों को वापस ले लिए हैं। नहीं तो उन लोगों का भी यही समस्या है, उनका स्वार्थ और क्या है, उनके नेता लोग बिक गए हैं वहाँ। एक सवाल आपसे है सर, आप लोगों के आंदोलन का आज 5वां दिन है, यहाँ पर मीडिया की कोई टीम आई है अभी तक? प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे आपके मेन स्ट्रीम मीडिया से, मीडिया का साथ में रहे?
मीडिया का साथ मिल रहा है सर। अभी पिछले दूसरे तीसरे दिन वो मीडिया के एक साथी आया था, G24, हाँ G24 वाले आए थे, और हाँ, और अपना जो यहाँ के जो अपने साथी है प्रिंट मीडिया वाले, उन लोग भी साथ दे रहे हैं, और कुछ हद तक साथ दे रहे हैं, कुछ तो पता नहीं है, और कुछ लोग इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं हमारी बात। मैं इसीलिए सवाल को पूछ रहा हूँ कि मीडिया अपनी भूमिका को जिम्मेदारी से निभा रही है कि नहीं निभा रही। हाँ, ये सही बात है सर। और जिस प्रकार से चौथे स्तंभ के रूप में अपने आप को मानती है मीडिया, तो उस हिसाब से समाचारों का और जनता की बात, कर्मचारियों की बात जो शासन तक पहुंचाने का जो उनकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी बखूबी निभाने में अक्षम अभी फिलहाल लग रहा है जी। एक सवाल सर से पूछेंगे, वरिष्ठ भी है और पेंशनरों की तरफ से लगातार कमेंट भी आ रहे हैं, तो उनके मुद्दों को भी उठाना बेहद जरूरी है। सर, पेंशनरों का कोई संगठन है यहाँ पर? जी सर, यहाँ पेंशनरों का भी संगठन है, और हमारे सेठ भगवान सेठ इसके अध्यक्ष हैं। और बड़े दुख की बात यह है सर कि हमारे बहुत से पेंशनर साथी डीए की प्रतीक्षा में गुजर भी चुके हैं, और उनका डीए अगर ये देते हैं तो उन्हें कहाँ पहुँचाएंगे ये डीए? क्या उनकी आह भूपेश सरकार को नहीं लगेगी? और जब महंगाई को लेकर भूपेश सरकार केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या ये महंगाई हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है? और ये महंगाई क्या सिर्फ उच्च पदों पर पदस्थ कर्मचारियों के लिए है, राज्य कर्मचारियों के लिए नहीं है, पेंशनरों के लिए नहीं है? जिस समय पेंशनरों को सबसे अधिक पैसे की जरूरत है, उस समय पेंशनरों को सबसे कम डीए दिया जा रहा है। कितने बड़े दुख की बात है कि अब अपने ही अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग डीए दिया जा रहा है, और वहीं पर मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, इस सब के वेतन लगभग दुगुने कर दिए गए। कोरोना काल में हमारा डीए बढ़ाया नहीं गया, राष्ट्रीय विपदा थी, हमने सबको महसूस किया कि हमको भी इसमें योगदान देना चाहिए, कुछ नहीं कहा हमने। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में जाके ये खर्च किए, मंत्रियों के बढ़ाए, उस समय तो आर्थिक संकट नहीं दिखी उनको, और सिर्फ कर्मचारियों को डीए देने में दिख रही है। और एक तरह से जनता में ये मैसेज भेज रहे हैं कि हमारे कर्मचारी हड़ताली हैं, और हड़ताल मजबूरी में किया जा रहा है। डीए, मेरे कार्यकाल में 40 साल में शासकीय सेवा में रहा, कभी भी डीए के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ था। भूपेश सरकार के कार्यकाल में पहली बार डीए के मांग को लेकर के आंदोलन हो रहा है। कितने बड़े दुख की बात है। हमारे मध्य प्रदेश से लगे हुए जितने भी प्रदेश हैं, सबसे कमजोर स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ के, सबसे कम डीए हमारे छत्तीसगढ़ में दी जा रही है, जबकि हमारे प्रदेश का राजस्व अन्य प्रदेशों से अधिक है, झारखंड से अधिक है, उड़ीसा से अधिक है, इसके बावजूद हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो मैं अपील करना चाहूँगा सरकार से कि कर्मचारी फेडरेशन ये ना बोल दे कि हमको तुमसे डीए नहीं चाहिए, जो अगली सरकार आएगी उससे हम डीए ले लेंगे, ये स्थिति आने न दें। उसके अंदर छुपी हुई बात उनके समझ में अवश्य आएगी। अंत में परेशान होकर आंदोलन इसी पर समाप्त की जाएगी कि हमें भूपेश सरकार से कोई डीए नहीं चाहिए, जो सरकार आएगी वो डीए देगी। धन्यवाद सर। सर, एरियाज का पैसा कहाँ गया? और इस संबंध में मैंने फेडरेशन की तरफ से आई थी, राजेश चटर्जी जी की तरफ से दी गई थी जानकारी, और उसमें कई हज़ार करोड़ों का घोटाला सामने आ रहा है, क्योंकि 3-4 सालों का एरियाज भी सरकार दबा के बैठी हुई है, और आपके एचआरए के मुद्दे पर तो ना तो कोई अभी तक आदेश फिलहाल देखने के लिए नहीं मिला है, और उस पर तो कोई मंत्री या सरकार बात करने के लिए भी राजी नहीं है। अभी तो फिलहाल डीए की लड़ाई जो है वो सामने है, तो वो पैसा गया कहाँ? कई हज़ार करोड़ रुपया कहाँ गया? जबकि बजट में तो वो बाकायदा अलॉट किया जाता है आपके डीए एचआरए के लिए संबंध में, पेंशनरों के जो डीआर है उसके लिए अलग से बजट में प्रावधान होता है, अलॉट किया जाता है। तो आखिर ये 3-4 साल का पैसा गया कहाँ है? हर महीने हमारे जितने भी 4,60,70,000 जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनका हर माह 450 करोड़ रुपए हर माह उनसे छीन करके खजाने में जमा किया जा रहा है, और पता नहीं उसके बाद भी खजाना क्यों खाली है। जब भी हम महंगाई भत्ता की बात करते हैं, एचआरए की बात करते हैं, तो सरकार का एक ही रोना होता है कि खजाना खाली है, जबकि हर महीने 450 करोड़ शासन के खजाने में जमा हो रहा है, और ये लगभग पिछले 4 सालों से चल रहा है। तो निश्चित रूप से कई हजारों करोड़ों रुपये सरकार के खजाना में हैं, और पता नहीं इस खजाने को लूट करके केवल अपना
जेब भर रहे हैं। जेब भर रहे हैं कहने से उनके जो वेतन भत्ता है एक दिन में सभी पार्टियों के द्वारा एक मन से एक राय से उनके 60 से 70 हजार रुपया मासिक बढ़ा दिया गया और उन लोगों का जो मोबाइल खर्चा है 10 से 12 हजार, जबकि मिनिमम मोबाइल खर्चा में 500 ही लगता है महीने में, लेकिन उनका महीना 12 हजार से आगे भी उसको वेतन भत्ता दिया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है और एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि जब हम 25 से 29 जुलाई तक अपने मांगों के संबंध में केंद्र के समान महंगाई भत्ता 34% और HRA 7वें वेतनमान के हिसाब से दिया जाए, इसके संबंध में तीसरे चरण के आंदोलन में कर रहे थे, तो 26 या 27 तारीख को उन्होंने बेशर्मी के साथ अपना वेतन भत्ता बढ़ा लिया, जो उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे लिए जो ऐसा गला घोट कार्यक्रम कर रहे हैं और अपना जेब भरने का कार्यक्रम उन लोग संचालित कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, आपने कहा कि HRA के लिए संबंध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। 7वां वेतनमान कहाँ से, 7वां वेतन आयोग कहाँ से गठित हुआ है? केंद्र से 7वां वेतनमान दिया जा रहा है, उसी में तो शामिल है वो HRA भी। वहाँ जब 10%, 20%, 30 2016 से लंबित है। 2016 से लंबित है, वहाँ जब 10, 20 और 30% दिया जा रहा है, तो ये क्यों नहीं दे पा रहा भाई? कम से कम तुम 6वां में दे रहे हो 7%, तो उसको कम से कम अभी 3,000 करोड़ केंद्र से मिला है। 7% तो कम से कम दिए रहते, हम ये बात क्यों निकालते? एक बात। दूसरी बात, कल हमारे एक साथी बोल रहे थे, कहा गया था कि आप लोग हिसाब कर लो, तो लगभग 2,95,000 उन्होंने कहा था मेरा एरियस बनता है, तो मैंने उसको औसत निकाला 2,000 और 4.5 लाख में गुणा करने पर वो 80 अरब बनता है। तो ये वो असम में चुनाव प्रचार करने के लिए जाता है, वहां खर्च करता है क्या? हमको क्यों नहीं दे सकता जी? क्यों जाएगा वो असम? अच्छा सर, एक और गंभीर सवाल आपसे पूछना था। जैसे आप लोगों को 2%, 4% जो भी दिया जाता है, उसका आदेश जारी करके बकायदा होर्डिंग बड़े बड़े लगा के मार्केटिंग चलता है, लेकिन जब विधायकों का 70 हजार बढ़ गया तो किसी को पता तक नहीं चला। मैंने ये कहा था सर, अभी 2-3 दिन पहले इस फेडरेशन का सह संयोजक हूँ, मैंने कहा था हम 6% DA नहीं लेंगे, तुम मत दो, लेकिन तुमने जो बढ़ाया है उसको भी वापस ले लो और हाथ जोड़ के माफी मांग लो, मेरे पास धन की कमी है, मैं नहीं दे सकता, हम लोग चले जाएंगे भैया, है ना? तो ये पहले वो अपना तो वापस ले, क्यों बढ़ाया 90,000 का 70,000 क्यों बढ़ाया? 1,60,000 कैसे हो गया? और हमको 4% DA 8% DA देने के लिए तकलीफ हो रही है उनको, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हमारे जो साथी बोल रहे थे अभी, और ऐसा होगा हम सही में वापस चले जाएंगे और फिर अगले साल वही बोलेंगे कि कोई भी जो दूसरा विकल्प हो, तीसरा विकल्प हो, चौथा विकल्प हो, उसको लाके खड़े कर देंगे और DA लेके रहेंगे। तो सीधे आर पार की लड़ाई है? बिल्कुल आर पार की लड़ाई, क्या उसको पूरा गाड़ देंगे जमीन में, ऐसी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आंदोलन जो है वो सभी विभागों में है, स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर वहाँ पर, क्योंकि वो इमरजेंसी सेवा है तो उसको बंद नहीं किया जा सकता। बाकी आपके न्यायालय से लेकर स्कूल और तहसील से लेकर पटवारी तक के कार्यालय अभी बंद हैं, तो इससे जनता को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिरी बार आप जनता से क्या मैसेज देंगे? हम जनता से ये जनताओं को परेशान करना हमारा कोई ध्येय नहीं है, और जनता हमारे परिवार है, उसकी भलाई के लिए, उसकी सेवा के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमारे पेट के लिए, हमारे परिवार के लिए सरकार से जो हमारा जायज़ अधिकार है, ये मांग नहीं अधिकार है, और उस अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत ही जल्द अगर हो सकता है तो उसके कानों में जू रेंग जाए, और जू नहीं रेंगे तो कम से कम चाटी उन लोगों के, उसके कान में चाटी चाबे तो जल्दी वो अपने कुंभकर्ण निद्रा से उठ सकते हैं। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी अभी तक क्षति हुई है हमारे जनताओं के बीच में, उस क्षति को पूर्ति करने के लिए हमारे तमाम कर्मचारी संगठन के जाबाज सिपाहियों के द्वारा उसको क्षतिपूर्ति किया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, ये सर कुछ कहना चाहते हैं? सर बोलिए। अब देखिए, देश में ऐसा कोई राज्य में नहीं होगा जो हमारे छत्तीसगढ़ में है। हम 2 राज्य के पेंशनर हैं, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के। जब मध्य प्रदेश पुनर्गठन 2000 में हुआ तो उसमें अधिनियम 49 धारा 49 और अनुच्छेद 6 इसके आधार पर यह है कि जब तक मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति नहीं होगी ये नहीं बढ़ेगा। एक
मध्य प्रदेश सरकार बढ़ा तो देती है, लेकिन ये सरकार नहीं देती। इस बार क्या हुआ, ये जो 5% अभी घोषित किया गया बोल रहे थे वो, तो 5% घोषित करने का ये है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर आया था। इस सरकार को भी अभी तक अपने छत्तीसगढ़ के जो पेंशनर है उसके अनुशंसा क्यों नहीं भेज रहे यहाँ पर, तब कहीं ये भेजा है, नहीं तो देता नहीं। दूसरी बात, पेंशनर को यहाँ छत्तीसगढ़ में एक साथ नहीं मिलता, हमको 6 या 1 साल के बाद ही मिलता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इनके द्वारा बताई जा रही है, सुनिए। पेंशनरों की तरफ से लगातार कमेंट आ रहे हैं, सुनिए एक बार। हाँ, तो ये जो मिलता है डीए जो मिलता है, डीए तो सबको मिलने का है और ये हमें अपने देश का है, तो हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए इनके साथ में? डीए मिलना चाहिए ना, नहीं केंद्र के बराबर। हाँ, केंद्र के बराबर डीए मिलना चाहिए ना। हमारे जो यहाँ पर जो बाकी कर्मचारी मिलता है तो हमारा भी मिलना चाहिए। जैसे 28% है, हमको कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक दूसरी बात है, किसी ने ये भी कहा था, सुनी बात है, कि ये पेंशनरों को जो दिया जा रहा है ये तो हमारा एहसान है, ये कहा गया था किसी राज्य सरकार की ओर से, किसी भी राज्य सरकार की ओर से। तो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर टिप्पणी है, पेंशनर जो है पेंशन लेना उनका मौलिक अधिकार है, ये तुम्हारा कोई एहसान नहीं है जो दे रहे हो, ये मौलिक अधिकार है। ये जनता के टैक्स के पैसे का है। टैक्स पे धान बेच के अपने थोड़ी दे रहे हैं घर से, क्या धान बेचे और दे दिए वहाँ चल दिए, तो ये भी है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जबकि उत्तराखंड में ऐसी नहीं है, आपके क्या बोलते हैं झारखंड में नहीं है, जबकि यूपी से अलग हुआ। तो यहाँ ये एक लाइन की, बिहार में भी ऐसा, बिहार में कहीं नहीं है, केवल देश में केवल छत्तीसगढ़ में। तो ये हमारी, आप दुर्भाग्य को पेंशनर का या मतलब दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों एक साथ है हमारे पास। हाँ, एक सवाल सर से ले लेते हैं। सर, वही है मेरा मूल सवाल कि अभी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, इसके बाद आगे क्या होगा? मैं प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी आज रोड पर हैं, बड़ी दुख की बात है। मैं उनसे निवेदन करता हूं, विशेष माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका पूरे देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री कहे जाने वाले हैं। 34% अविलंब मतलब हमारा महंगाई भत्ता जारी कर दे और 7वां वेतनमान के अनुरूप हमारा HRA तत्काल जारी कर दे। यही मैं प्रदेश का एक संदेश देना चाहता हूँ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की ओर से। और यदि हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो अनवरत हमारी अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारा अनवरत जारी रहेगा। माननीय कमल वर्मा जी, माननीय हमारे जिला के संयोजक आदरणीय चंद्रसेन मैडम के माध्यम से हमको जैसा आदेश निर्देश किया जाएगा वैसा हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। एक सवाल मैम से ले लेते हैं। मैम, आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप लोगों को DHRA में इतना नुकसान भारी भरकम हो रहा है जिसको लेकर लगातार हम उस मुद्दे को उठा रहे भी हैं, तो कहीं आप लोगों को जो आपका घर का बजट होता था, जिस हिसाब से आप पहले करते थे, टाइम टू टाइम आप लोगों का DA वगैरह मिल जाता था, तो अभी नहीं मिल रहा है, तो क्या घर की स्थिति भी प्रभावित हुई? सर, सरकार का कहना है कि आर्थिक तंगी की वजह से या वित्त संकट की वजह से DA और HRA को रोका गया है और नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। एक गलत संदेश जाता है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। वो एक प्रकार से सरकार जो है मनमाना कर रही है और सरकार का अड़ियल रवैया संगठन के लिए एक चुनौती बन गई है। और हमारा जो लक्ष्य हमने बना लिया है कि हम 34%, अब 38% हम बोलेंगे, और 38% जो महंगाई भत्ता है वो हम लेकर ही रहेंगे। हमने लक्ष्य बना लिया है और जब तक हम नहीं लेंगे तब तक के हम धरना पर बने रहेंगे और हम संघर्ष करते रहेंगे। मेरा मूल सवाल वही है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। घर चलाने में कुछ दिक्कतें हो रही, कुछ प्रभावित हो रही है क्या आपका? जी सर, होती है। अब महंगाई तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और महंगाई की मार केवल बड़े अधिकारियों को थोड़ी पड़ती है सर, सामान्य वर्ग और सामान्य जनता को भी पड़ती है और कर्मचारी संगठन को भी पड़ती है। तो बिल्कुल तुरंत जो है हमारी मांगों, जो हम मांग रख रहे हैं, मांग क्या सर, ये हमारा अधिकार है, हक है और ये हक हम लेकर रहेंगे। और शासन से निवेदन है, भूपेश जी से निवेदन है, माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमारी अनुरोध को, विनय को सुने और DA और HRA को बढ़ा दें, अन्यथा हम विवश हैं अनवरत धरने पर बैठने के लिए, संघर्ष करने के लिए। धन्यवाद मैम। एक आखिरी सवाल सर से ले लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग से। हाँ, इनके तरफ से भी, इनके विभाग की तरफ से भी कमेंट थे कि स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित भी हो रही हैं। जनता का यह मूल सवाल है, तो स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित है, तो इन्हीं से हम समझ लेते हैं सर क्या है आखिर। सर देखिए, हम स्वास्थ्य विभाग वाले तो ऐसा बहुत कम समय होता है जब हड़ताल पे आ सकते हैं, लेकिन हमको सरकार इतना मजबूर कर दिया है कि हम स्वास्थ्य विभाग भी आज मैदानी कर्मचारी जो कि ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं, इमरजेंसी सेवा को छोड़ के पूरा ग्रामीण स्तर पे जो भी हम लोग काम करते हैं, सभी कर्मचारी आज हम हड़ताल में फेडरेशन के साथ एकजुट होकर हड़ताल पे कर रहे हैं। मैं भूपेश सरकार को ये बोलना चाहूँगा, आज जो हम DA HRA की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्या
हमारी अलग से मांग है। ये वही मांग है जो सरकार महंगाई बढ़ती है, महंगाई के हिसाब से सभी को एक उनका जो मूलभूत हक होता है वो दिया जाता है। केंद्र सरकार अपने जो IAS IPS जो वर्ग 1 क्लास के अधिकारी होते हैं, जिनको ग्रेड 1 क्लास के अधिकारी होते हैं, उनको दिया जाता है। उनको आज के डेट में जो महंगाई है, प्याज, तेल, लहसुन, मिर्च, मसाला, डीजल, पेट्रोल से लेके, क्या वो बड़े अधिकारियों के लिए महंगाई बढ़ी हुई है? हमारे छोटे वर्ग कर्मचारियों के लिए, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग कर्मचारियों के लिए, चतुर्वर्ग कर्मचारियों के लिए महंगाई नहीं है? ये महंगाई क्या नेताओं के लिए बढ़ी हुई है? हम छोटे वर्ग कर्मचारियों को महंगाई नहीं है? एक दिन में एक विधेयक पास करके नेताओं की मांग को पूरा कर दिया जाता है, उनका वेतन बढ़ा दिया जाता है, उनका HRA बढ़ा दिया जाता है, जबकि उनको इतने सारे अलाउंस, इतने सारे भत्ता मिलते हैं कि यदि हम एक लिस्टिंग करना चाहें तो संख्या भूल जाएंगे। लेकिन हमको क्या मिलता है कर्मचारियों को? उन कर्मचारियों एक दो जो भत्ता मिलता है वो भी नहीं। आज की डेट में 800 रुपये, 1200 रुपये, 1600 रुपये, 2000 में कौन सा रूम मिल जाता है? कहाँ मिल जाता है? आज वो हम HRA की मांग कर रहे हैं। डीए क्या है? सरकार जो महंगाई बढ़ती है सालों साल महीनों के हिसाब से, उसका एक ग्राफ निकाल के कर्मचारियों को देती है, वही तो मांग रहे हैं सर। उसके अलावा अलग से कोई मांग थोड़ी है क्या? उस मांग के लिए जब हम फेडरेशन एक हुए हैं तो फेडरेशन को जो आप ये दे रही है मुख्यमंत्री जी कि उनको सद्बुद्धि कब आएगा कि आप अपना जो करना है कर ली, हमको जो करना है कर ली। ये ऐसी कोई नेतागिरी होती है? ऐसा कोई मुखिया होता है? ये एक बरगद का पेड़ है, यदि हम तना को आज जड़ को मुखिया मानते हैं मुख्यमंत्री जी को, तो जब हम पेड़ की हर शाखा और टहनी ये पत्ता अलग हो जाएगा तो ये तना किस काम का आएगा? तो ये बुद्धि कब देगी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी को? तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और ये चापलूसियों नेताओं के चक्कर में न आए, ये उनको ले डूबेंगे। यदि उनको अगला आने वाले शासन में कुछ अपना महत्वाकांक्षी योजना का देखना चाहते हो, आना चाहते हैं, सत्ता में बढ़ना चाहते हैं, तो अपने पत्तों, डहनिया, शाखाओं को साथ में लेके चलें। बस इतना कहना चाहूँगा। कौन से विभाग से? तो महिला और बाल विकास विभाग के आप अधिकारी? हाँ, अधिकारी एक सम्मिलित हैं, तो इनके विभाग से भी हम एक सवालात ले लेते हैं। सर, इस पूरे मुद्दे पर और इस महाभारत पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा कि ये छत्तीसगढ़ सरकार है, अपने आप को संवेदनशील सरकार कहती है, लेकिन निश्चित रूप से हम सब 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी सड़क पर आना पड़ रहा है, तो इस सरकार के लिए भी बहुत निंदनीय है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है कि कहीं दिन दूर नहीं है कि सत्ता परिवर्तन का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो इसके लिए भी हम लोग निश्चित रूप से हम लोग सभी मतलब एक होकर हम लोग इसके लिए आह्वान कर रहे हैं। यह है दोस्तों बसना ब्लॉक से, वही है दर्द। सरायपाली में जैसे मैंने आपको दिखाया, बसना में, रायपुर का, बिलासपुर का, तमाम अलग अलग जिलों मुख्यालयों में प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक साथी अपनी 2 सूत्रीय मांग, जायज़ मांग को लेकर डटे हुए हैं। और इनसे जब अगर आप बात करेंगे, अगर मैं सबसे 1 to 1 बात करूं तो रात निकल जाएगी। बात करना संभव नहीं है, लेकिन चंद यहाँ पर पदाधिकारियों से बातचीत करके, चर्चा करके आपको वीडियो देखकर समझ आ ही गया होगा कि कितनी बड़ी लड़ाई है और ये हक की लड़ाई है। ये सरकार से कोई मांग नहीं है, नहीं कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि सरकार पुराने मुद्दों को भुनाने के लिए, पुराने मुद्दों को दबाने के लिए DHRA के मुद्दे को सामने रख रही है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को 75 सीटों का घमंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो 70 सीट पे है तो इन्हीं आम जनता और प्रदेश के हमारे कर्मचारी साथियों की, शिक्षक साथियों की वोट का, इनके मेहनत का, इनके तपस्या का परिणाम है। ये सरकार भूल रही है, इसको जल्द से जल्द भगवान सद्बुद्धि दे, नहीं तो फिर 70 से 60 में आने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। सामने चुनाव है, तो सरकार इस DHRA के शतरंज से बाहर निकले और तत्काल फेडरेशन को सम्मानपूर्वक बुलाकर DHRA के मुद्दे को लेकर टेबल पर वार्ता करनी चाहिए और जल्द इस समस्या का, इस विकराल समस्या का समाधान निकाल के पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करना चाहिए। मैं लोकेश साहू, सीधे बसना से आज जुड़े रहिए। इसके बाद पिथौरा का नंबर भी आ सकता है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।